नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया एक ऐसे दोराहे पर जाकर के खड़ी हो गई है जहां शांति की चर्चा एक अशांति के मैदान में हो रही है। मतलब मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स के आने के बाद वो जो बातचीत का सिलसिला 10 अप्रैल को शुरू होने वाला था वो अभी तक शुरू हुआ नहीं है। माना जा रहा है कि जो अमेरिका का कॉन्वॉय है वो बस पहुंचने ही वाला है और उसके बाद शांति वार्ता शुरू होगी। इस पर जो कुछ भी होगा उस पर मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो बातें आज तक आपको पता ही नहीं चली होंगी। आज जिस बारे में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं वो मामला ईरान और यूएस के बीच का ही है, या कहीं ना कहीं यूएस की एक गहरी साजिश है ग्रीनलैंड को लेने की। ग्रीनलैंड जिस पर नजर अमेरिका की या ट्रंप की तब से थी जब वो 2019 में इसका राग आलाप रहे थे। अंततः अब कुछ ऐसा हुआ कि फाइनली उन्हें एक मौका मिला है ईरान के बहाने से। मैं इन सब पर अभी चर्चा करूंगा और आपको एक एक करके सारा डिटेल दूंगा। इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, देखिएगा क्या जानने को मिलता है। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है इस्लामाबाद की पीस टॉक। 10 अप्रैल को होने वाली थी, 10 अप्रैल की जगह 11 अप्रैल को होगी, लेकिन इसके बाद का रिजल्ट अभी अवेटेड है। पर एक तरफ जहां पीस टॉक की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल का अटैक लगातार बीरूट पर जारी है। हम बात कर रहे हैं लेबनान की राजधानी की। इजराइल लेबनान की राजधानी बीरूट पर अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के, ईरान के और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मिल करके इस शांति वार्ता पर चर्चा करना चाहते हैं। आखिर इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? क्या यह एक सेपरेट स्किर्मिश है जहां पर इजराइल और लेबनान के बीच में है? और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इतिहास में। इजराइल और लेबनान के बीच में यह शत्रुता पुरानी है। दूसरी बात यह भी देखिए दोस्तों कि क्या है डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी। डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी का मतलब होता है ध्यान भटकाने की रणनीति। ध्यान कैसे भटकाया जाता है, आइए मैं आपको एक एक पॉइंटर्स में बताता हूं। सबसे पहले देखिए ग्रीनलैंड। 2019 में ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड हम लेंगे, लेकिन मजाकिया तौर पे। उसके बाद जैसे ही 2024 आया, ग्रीनलैंड को लेने का राग अलापने लगे दोबारा जब आए क्रम, और ट्रंप उसके बाद से 2026 में लगातार ऐसा करते जा रहे हैं। 2026 में उनको लगता है वो ग्रीनलैंड ले ही लेंगे। और देखिए दोस्तों, आपको क्या लगता है किसी भी देश के और सोवरिन देश के, मतलब जो संप्रभु देश है, उसके किसी भी जगह को अपने कंट्रोल में ले लेना? अमेरिका क्या हर जगह केवल चौधरी बना बैठा है? अमेरिका को यह लगने लगा है कि अमेरिका पूरे विश्व में कहीं भी जाएगा और कहीं पर भी अपना प्रभाव दिखा करके वहां की सरकार गिरा देगा और वहां के लोगों को हरा देगा? ईरान ने ऐसा होने नहीं दिया। वेनेजुएला में किया उन्होंने ऐसा। इसके पहले भी इतिहास में ऐसा हुआ है। अमेरिका नोज हाउ टू स्टार्ट अ वॉर बट इट डजंट नो हाउ टू फिनिश। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि अमेरिका ने कहीं पर भी कोई युद्ध स्टार्ट करके और उसको जीत लिया हो। और ऐसा हमको न केवल कि अभी देखने को मिल रहा है, बल्कि इसके पहले भी पूरे शीत युद्ध के दौरान देखने को मिला। मैं आपको दो कहानियां और बताता हूं। सबसे पहली कहानी यह है कि इनका टारगेट ग्रीनलैंड है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा टारगेट ट्रुथ सोशल टियर। यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया है। जब ट्विटर पे ट्रंप पर बैन लगा, ट्विटर पे ट्रंप पर बैन लगने के बाद उसको खरीद लिया एलोन मस्क ने। बाद में उसका नाम चेंज किया गया, नाम हो गया एक्स। एक्स होने के बाद ट्विटर पर यानी कि एक्स पर वापस ट्रंप को लाया गया और ट्रंप आए एंड देन उसके बाद उन्होंने राग अलापना शुरू किया कि $100,000 हम लेंगे अगर किसी भी व्यक्ति को काम करना है, वीजा लेना है और उसे आना है अपने पासपोर्ट पर अमेरिका। नाउ टेक्निकली बात यह है कि यह पैसा उस व्यक्ति द्वारा पे नहीं किया जाता जिस व्यक्ति ने अमेरिका जाना है। रेदर जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उस कंपनी द्वारा ये $100,000 पे किए जाते हैं। और अब बात यह है कि चाहे एलोन मस्क हो या कोई और बिजनेसमैन, इन सब की कंपनीज में काम करने वाले बाहर से बहुत सारे क्रीम लोग आते हैं और इन क्रीम लोगों के जो खर्चे हैं, ये जो $100,000 लेने वाली बात है, ये तो टेक्निकली एलोन मस्क को पे करना पड़ता। और ये जो बेहुदा डिसीजन है, इस बेहुदा डिसीजन के बाद इवन एक्स पर भी ट्रंप को बैन किया गया। और जब ऐसा हुआ तो आजकल एक नया प्लेटफॉर्म है, जिस नए प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी बातें ट्रंप करते हैं और उसका नाम है ट्रुथ सोशल।
तो इस ट्रुथ सोशल टीयर का मतलब यह है कि आजकल उनके अपने वक्तव्य को देने का जो तरीका है वो एक्स की जगह ट्रुथ सोशल पर चला गया। पर हां, ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव हर जगह नहीं है। अगर वो कहीं सोशल मीडिया में नहीं है तो कहीं ना कहीं मीडिया में है, और पूरे पीआर गेम की स्ट्रेटजी बनाकर चलते जरूर हैं। पर इस बार ऐसा हुआ नहीं, इस बार कुछ तो गड़बड़ियां हुई हैं, उन पर भी बातें करेंगे। दोस्त, सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर, या अमेरिका के यूं कहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लोग। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को बना दिया है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। क्यों? क्योंकि हर जगह युद्ध चल रहा है इनका, और हर जगह युद्ध चलने का मतलब यह है कि कभी ईरान और इजराइल के बीच था, अब वो मामला यूएस और ईरान के बीच हो गया। अब वो मामला जब यूएस और ईरान के बीच हो गया तो जो यूएस के अलाई हैं उनके ऊपर ईरान ने अटैक किया, यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया, एंड देन बिहाइंड द स्टोरी चाइना और रशिया भी तो रहे ही होंगे कहीं ना कहीं। ऐसा तो है नहीं कि जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उस टाइम पर नेटो का सपोर्ट लगातार यूक्रेन को मिल रहा था रशिया के खिलाफ, तो आज ईरान का जब युद्ध चल रहा होगा उस समय यूएस के खिलाफ रशिया और चाइना का सपोर्ट मिल नहीं रहा होगा। एक तो ये बात है, सिंपल क्रिस्टल क्लियर लॉजिक। और दूसरी बात, नेटो वाले तो खुद खुश नहीं है। ईरान पर हमला जिस समय अमेरिका ने किया, नेटो ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। कारण सिंपल है, उसके पहले ग्रीनलैंड छीनने की बात ये कर चुके थे, और ग्रीनलैंड आता है डेनमार्क के प्रशासन में। डेनमार्क है यूरोपियन कंट्री। अब जो डेनमार्क के प्रशासन में आने वाला जगह है, उस डेनमार्क में प्रशासन में आने वाली जगह को आप जबरदस्ती छीनेंगे, ये तो एक गलत बात है। और यही गलत बात की वजह से नेटो यानी कि अमेरिका के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जितने अलाइज यूरोप में हैं उन लोगों ने साथ नहीं दिया। सिंपल सी बात। और यही क्रिस्टल क्लियर चीज जब पीट हेग्सेथ से, जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, अब वो कह रहे हैं कि हम अटैक कर देंगे, अटैक करके सब कुछ छीन लेंगे। अब हमारा डिफेंस नहीं है, अब हमारा डिफेंस अटैक के लिए है। हम पूरा आक्रमण करेंगे और किसी भी जगह पर जा करके वहां के जो भी सुप्रीम लीडर है उनको मार देंगे और वहां के रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेंगे। मतलब मैक्सिमम लिथैलिटी कि अपनी तरफ से हम लीथल हो जाएंगे, जा करके अटैक करेंगे और कब्जा कर लेंगे। नो टेपिड लीगैलिटी, इसमें कुछ भी कानूनन नहीं है, लीगल नहीं है, सारी चीजें इलीगल है। और ये जो कर रहा है अमेरिका, मेरे ख्याल से ये दुनिया के इतिहास में न भूतो न भविष्यति अभी तक तो हुआ नहीं। दोबारा अब ये हो रहा है और शायद ही कोई रिपीट करे। मुझे तो नहीं लगता कोई रिपीट करेगा। और जो कहानी मैंने आपको शुरू से बताई, फ्रॉम पंच लाइन टू क्राइसिस वाली, वो आप तो देख ही सकते हो। रियल एस्टेट वाला जोक मारा पहले ग्रीनलैंड के बारे में, उसके बाद जनवरी 2026 में ये हॉट टॉक शुरू हो गई, एंड देन उसके बाद मार्च 2026 जो है वहां इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू हो गया। और इसकी कहानी भी एकदम सिंपल सी है। ग्रीनलैंड जो है वो, ग्रीनलैंड में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक, ये दो जगहों पर वैज्ञानिकों का, भूवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यहां पर अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं। अमेरिका भी अनलिमिटेड रिसोर्सेस पर कब्जा करना चाहता है। उसको लगता है कि पृथ्वी पर उसके अलावा कोई देश ही नहीं। अब इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने ही बेटे को भेज दिया कि जाओ जाकर के वहां पर एक कंपनी ओपन करो, होटल ओपन करो। और उन्होंने जाकर के वहां पर कंपनी ओपन की, होटल ओपन किया। ये तो, एंड देन उसके बाद सिंपल सी बात है, ग्रीनलैंड के पीछे पूरे यूरोप का रेजिस्टेंस अमेरिका को झेलना पड़ा। और यूरोप इज कंप्लीटली रेजिस्टेंट टू अमेरिका इस वाले मामले में, जो ग्रीनलैंड वाला मामला है। और मुझे और आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो बस इतना ही था कि ईरान हो सकता है यह ऑपरेशन एपिक फ्यूरी केवल और केवल एक डिस्ट्रैक्शन हो। असल मुद्दा तो यही है कि क्या वो ग्रीनलैंड लेना चाहता है। ये जो एक फिसलन है, जो नाटो के नाम पर है, जो ईरान के नाम पर है, वो वास्तविकता में जाकर रुकती ग्रीनलैंड पे है। और यही ग्रीनलैंड का सैंडविच बन रहा है। मतलब कहने का यह कि ग्रीनलैंड पर पूरा फोकस है। नाटो ने ऑलरेडी ईरान के खिलाफ हमला करने से तो मना कर ही दिया, मैंने आपको बताया। एंड देन अलावा उसके दोस्तों, अगर नाटो के बारे में बात कर ही भी ली जाए तो नाटो हेल्पलेस है, अनहेल्पफुल है, ऐसा क्लेम अमेरिका का करना है। और उसमें भी वजह तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। यूरोप पर हमला करेंगे तो यूरोप क्यों साथ देगा किसी का। एंड नाउ अमेरिका कहां है? अमेरिका यहां है। अमेरिका ने सबसे पहले वेनेजुएला पर, देन अमेरिका ने उसके बाद जाकर के यहां ईरान पर हमले किए। अब उनका जो अगला टारगेट है वो अगला टारगेट ग्रीनलैंड ही है। अब बाय फोर्स और बाय विल अमेरिका का, यानी ट्रंप साहब का यही टारगेट है कि वो लेना चाहते हैं ग्रीनलैंड को। जियोपॉलिटिक्स। और देखो, जैसा कि मैंने कहा आपको कि एक बहुत अच्छी राइटर हैं, उनका नाम है मार्गरेट अटवुड। और मार्गरेट अटवुड ने अपनी एक किताब में लिखा था द लोनलीनेस ऑफ मिलिट्री हिस्टोरियन, कि वॉर्स हैपन बिकॉज
वॉर्स आर ऑलवेज स्टार्टेड बाय द वंस हु थिंक दे कैन विन। मतलब वही लोग वॉर स्टार्ट करते हैं जिनको लगता है कि वो जीत सकते हैं, पर ऐसा है नहीं। ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। यू हैव टू फाइट ऑन द माउंटेन्स, यू हैव टू फाइट बेयर फुटेड पीपल। और अगर आप उनसे लड़ाई लड़ रहे हो तो जो अपने देश के प्रति, जो अपने राज्य के प्रति जो वफादार लोग हैं वो तो लड़ाई लड़ेंगे ना, वो रेजिस्टेंस तो दिखाएंगे। आप देखिए, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट प्रोवोक करना, कर देना कि भाई लड़ाई चलेगी, फिर उसके बाद टोटल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, मतलब वो टोटल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब ये है कि सीधे सीधे ट्वीट कर देना कि पूरी सिविलाइजेशन को वाइप आउट कर देंगे। किया था 3 दिन पहले। और सिविलाइजेशन को वाइप आउट करने के बाद वॉर, है ना, वॉर ट्रिगर कर देना, एंड देन उसके बाद शायद हो सकता है कि एक ये भी हो दिमाग में कि इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाएंगे। क्योंकि अब देखिए, अमेरिका का एक नियम रहा है कि कोई भी राष्ट्रपति वहां पे तीसरा टर्म नहीं करता। उसके पीछे वजह यह है कि जो पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने एक नियम बना दिया था कि हमने जिस राजतंत्र से आज़ादी पाई है, हमने जिस सत्ता से आज़ादी पाई है, उसी में यदि हम शीर्ष पर बैठे रहे तो लंबे समय तक बैठे रहने पर फिर वो एक तरीके से राजतंत्र जैसा ही आ जाएगा। और उसी को फॉलो करते हुए अमेरिका के किसी भी प्रेसिडेंट ने कभी भी अपना तीसरा टर्म नहीं कंटिन्यू किया। ये बात अमेरिका के संविधान में लिखी नहीं हुई, लेकिन अमेरिका इतना डेमोक्रेटिक था कि अमेरिका ने इस चीज को फॉलो किया, जो कि पहले प्रेसिडेंट ने वहां पर एक स्टैंडर्ड सेट किया था। बट अब कहीं ना कहीं दिमाग में पिक्चर यही है कि इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए, या इवन कोशिश किया जाए कि तीसरी बार भी क्या टर्म में आ सकते हैं। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर ये तीसरी बार टर्म में आते हैं तो सामने एक जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नाम है बराक ओबामा, और उसके सामने तो भाई साहब थोड़ा सा हालात खराब होंगे। देखिए, यही कहना चाह रहा है ये एक इमेज भी कि 2028 जो खत्म होने वाला है, क्या उस 2028 को इन्फिनिटी बना देना चाहता है ये व्यक्ति? क्या ये चाहता है कि हम इस दुनिया पे काबिज हो जाएं या इस अमेरिका पे काबिज हो जाएं तो काबिज ही रहे हैं? क्या ये चाइना जैसा सिस्टम चाहता है जहां पर सिस्टम फिक्स कर दिया जाए कि कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट विल ऑलवेज रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? वैसा कुछ। सत्ता जब हाथों में होती है तो उसका मिसयूज करते ही हैं लोग, और जितना ज्यादा मिसयूज इस समय पर दुनिया के सबसे पावरफुल देश कहे जाने वाले अमेरिका ने किया है, उतना ज्यादा तो आज तक हमने इतिहास में देखा नहीं है। दोस्त, सिंपल सी बात यह है, वेनेजुएला जैसे देश में जाकर के सेकंड हैंड नोबेल प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति, मतलब पहले या दूसरे होंगे जिनको डेडिकेट किया है। भाई साहब वेनेजुएला गए, वेनेजुएला में जाकर के वहां के प्रेसिडेंट मदारो को उठा लिया, मचादो जो उनकी लीडर ऑफ अपोजिशन थी, उन्होंने कहा कि भैया ले लो हमारा ये जो भी हमारे पास ये नोबेल पीस प्राइज मिला है। सेकंड हैंड नोबेल पीस प्राइज मिल करके उसको भी ट्वीट करके खुश हो रहा है। मतलब ठीक है, खुश होने वाली बात भी है, लेकिन समझो ना, मुख में राम बगल में छुरी। और मुख में राम बगल में छुरी क्या है कि भाई साहब नोबेल पीस प्राइज ले लेना है क्योंकि 8 देशों का युद्ध रुकवा दिए हैं। 8 देशों में किसका युद्ध रुकवा दिए हैं पता नहीं, लेकिन घर में खुद के जेब में डेटोनेटर लेके घूम रहे हैं, कब किसके ऊपर फेंक दें, किस समय पर बवाल खड़ा कर दें। ये दोस्तों जो कुछ भी इस समय विश्व को या इस वर्ल्ड के एरिना में चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक है ना, ये कोई एक समझदारी वाले बहुत बड़े डेमोक्रेटिक पावर का लिया गया निर्णय है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइए जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो आप बताइए मुझे कि क्या ये जो अमेरिका की स्ट्रैटेजी सही है, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। और मेरे जो व्यूज हैं ग्रीनलैंड को लेकर के, मेरे जो व्यूज हैं अमेरिका को लेकर के, मेरे जो व्यूज हैं उन सब को इतना सुनने के बाद, ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज नहीं, मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है। आप बताइए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में आपका, बताइएगा जरूर कि एग्जैक्टली क्या मामला है।